हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल, आप सबका स्वागत करता हूं। तो कैसे आप लोग और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। और बढ़िया, आपने होली बना भी ली होगी। अब होली के बाद अब बारी आई तैयारी करने की। तो आप जानते हैं कि आपका 7 मार्च को सीबीएसई सोशल साइंस का एग्जाम है कि नहीं है? और आप सबने तैयारी कर भी ली होगी और बड़ी-बड़ी वीडियो 5-6 घंटे वाली वीडियो को भी आपने देख भी ली होगी यूट्यूब पे। बाकी टीचर से आपने पढ़ भी लिया होगा। अब मैं ऐसे में वीडियो को लेकर आया हूं, जब आपने पढ़ लिया तो देखो, आज मैं आपको कुछ अलग बात नहीं बताऊंगा। जो सब लोग बताते हैं वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, वही एग्जाम पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ पीवाई को। लेकिन आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगी, है ना? क्यों? क्योंकि आज हम कुछ ऐसे टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि पेपर लीक करते हैं, हम ये करते हैं, हम ऐसा कोई क्लेम नहीं करते। हम ये क्लेम करते हैं कि भाई साहब, हम जो पढ़ा रहे हैं पेपर में, मतलब इतना है कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इतना हम आपको कह सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ बस चारों सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। देख सकते हैं मैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हम लगभग सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री से पूछे गए हो, चाहे वो ज्योग्राफी से पूछे गए हो, चाहे सिविक्स से पूछे गए हो, या फिर इकोनॉमिक्स से पूछे गए हो। हम सारे इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ये समझिए कि मैंने सब्जेक्ट भी लिए, टॉपिक भी लिए, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी लिए। उसके बाद हम एक सैंपल पेपर देखें सीबीएसई का कि किस प्रकार से अभी 7 मार्च को सीबीएसई आपका पेपर पूछने वाला है और आपको उन क्वेश्चन से कैसे डील करनी है। क्या होता है, चार पांच लाइन का प्रश्न होता है, बच्चा घबरा जाता है। अब ऐसे में उस प्रश्न को कितनी आसानी से डील करना है, मैं वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, और हमने यहाँ पर जो प्रश्न उठाए सीधे सीधे उठाए किससे, पीवाईक्यू से। अब मैंने कोई यहाँ पर कोई स्पेशल क्वेश्चन लेके नहीं आओ कि भैया मैं हाँ इंटरनेट से लेकर आऊं यहाँ से। मैंने क्या किया है, 4-5 साल के पेपर उठाए, उनमें से प्रश्न लिए हैं और सीबीएसई का पैटर्न समझा है, उस आधार पर क्लास बनाई है। बहुत ही आसान है पैटर्न समझना, कोई बड़ी बात नहीं है ना कि पैटर्न समझना बहुत मुश्किल सी बात है। छोटा छोटा बच्चा, मतलब जो 10th क्लास में, वो भी इस पैटर्न को समझ सकता है। ठीक है, लेकिन एक आपको डायरेक्शन मिल जाएगी इस क्लास की, क्योंकि आज होली थी, होली के सेलिब्रेशन में आप मग्न हो गए होंगे, थोड़ा टाइम वेस्ट होली में गया होगा। अब आपके पास बच्चा कितना दिन, 5 और 6, 2 दिन बचे हुए हैं। ठीक, अब 2 दिन में आपको क्या मिलेगा ऐसा, बहुत कुछ मिल जाएगा भाई साहब। ये वीडियो देखना, फिर अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना। क्यों? कोई ये वीडियो क्या करने वाली है आपकी, मतलब बहुत टाइम बचाने वाली है, बहुत ज्यादा टाइम। 10-12 घंटे पढ़ने की जगह 2-2 घंटे हर एक सब्जेक्ट को देना है। 4 सब्जेक्ट होते हैं सिस्टम में, बस काम खत्म हो जाएगा। मैं इतना तो नहीं कहूंगा कि भैया आप पूरा 80 में से 80 ले आओगे, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा ये। मैं ये कहूंगा कि आप मेहनत करोगे तो ला सकते हो। क्योंकि ये मैंने क्या किया, टॉपिक लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया। अब ऐसा तो नहीं है कि ये छपेंगे एग्जाम में, कुछ अलग चीजें भी जो छप सकती है एग्जाम में। लेकिन अपन ने पैटर्न रीड कर लिया सीबीएसई का कि भैया ऐसे ऐसे यहाँ से इस टॉपिक से पूछता है वो, तब उसी पैटर्न पे क्या था, क्लास आपकी आई है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। चलो, तो चैप्टर नंबर 1 जो आपका आता है, नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में किस प्रकार से नेशनलिज्म आया। ठीक है, यूरोप में आपका किस प्रकार से नेशनलिज्म आता है, ये वो है। अब समझो, जैसे आप चैप्टर ओपन करते हो, सबसे पहले क्या आता है कि फ्रांस के अंदर क्या क्या रिफॉर्म किए गए, फिर आता है नेपोलियन कोड ना, जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन, ब्रिटेन का, और कुछ कि इंडिया में कैसे किस प्रकार से नेशनलिज्म लाया जा सकता है। ये पूरी कहानी आती है आपकी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फ्रांस के अंदर आखिर नेशनलिज्म कैसे आया, फ्रांस के अंदर आखिर नेशनलिज्म कैसे आया। मैं ये कहता हूं कि बच्चा छोड़ देता है इससे। भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि मोस्ट आईएमपीए, मैं क्या करूंगा, 5 स्टार दूंगा। जिसको मैंने 5 स्टार दे दिया, समझ जाना कि पॉसिबिलिटी के, संभावना की प्रश्न आएगा। और जिसको मैंने 3 स्टार दे दिए, इसका मतलब ये है कि संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन आ सकता है, लेकिन आ सकता है। ठीक है, चलो, तो देखो बेटा समझो, 23 में पूछा है, 24 में पूछा है, 25 में संभावना है पूछने की। तो आप कल पढ़ो ना, जब भी आप रिवाइज करो तो इसको पढ़ना मत भूलना कि फ्रांस के अंदर कैसे, मतलब फ्रांस के अंदर जो भी रिफॉर्म किए गए उसने नेशनलिज्म को कैसे इंस्पायर किया हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या,
अब इसको रटने बैठ जाओगे, पूरा एक पेज पढ़ डालोगे। पूरा पेज नहीं पढ़ना है, पूरा पेज नहीं पढ़ना है, इसमें मात्र आपको एक आधा पेज रीड करना है, मात्र आधा पेज, और कुछ कीवर्ड्स निकालकर उसको रट लो, जो करना करो। कीवर्ड्स आप पढ़ लोगे ना तो आप सेंटेंस बना सकते हो। अब सीबीएसई पढ़ते हो, इतनी उम्मीद तो है आपसे कि आप सेंटेंस को बना सकते हो, तो आपको यहाँ पर सेंटेंस को बनाना है। फिर आता है फीचर्स ऑफ नेपोलियन कोड। फीचर्स ऑफ नेपोलियन कोड, अब होगा क्या, 4-5 लाइन का पूछ ले आपसे प्रश्न, 4-5 लाइन का पूछेगा और आपको लिखना है क्या, उसमें फीचर्स ऑफ नेपोलियन कोड लिखना सीधे सीधा। अब इसके फीचर भी 2 तरह के हैं। मैंने जब पढ़ा था इसको 2 पॉइंट में पढ़ा था, पॉजिटिव और एक नेगेटिव ना। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसको 2 आधार पर पढ़ते हैं, ठीक है। एक हम पढ़ते हैं पॉजिटिव और दूसरा हम पढ़ते हैं इसका नेगेटिव। पॉजिटिव भी पढ़ते हैं और नेगेटिव भी पढ़ते हैं, आपको दोनों तैयार करना है, आपको दोनों तैयार करना है। क्योंकि क्या हो सकता है, प्रश्न आ सकते हैं कि भाई ये बताओ कि हाँ कुछ अच्छी बातें थी बता दो, कुछ बुरी बात थी क्या थी। बच्चा क्या करता है, पॉइंट्स रट लेता है, बात खत्म। क्लासिफाई करना सीखो, क्लासिफाई कर लिया तो एसएसटी पर आसान है। चलो ये छोड़ो, ये कोई काम करनी है आपके लिए। यहाँ जाओ, जर्मनी का यूनिफिकेशन, और उससे पहले कुछ छोटी छोटी घटनाएं हुई थी, उनको पढ़ लेना एक बार, है ना। जैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का बनना और एक लिबरलिज्म, ये सॉरी माफी चाहता हूँ, मैंने इसको हटवा दिया। ये लिबरलिज्म, लुइस फिलिपी को याद करना, मतलब छोटी सी घटना, लेकिन पढ़ के जाना है। लिबरलिज्म को लेकर जो भी इवेंट हुए हैं, मतलब जर्मनी का यूनिफिकेशन से पहले, तो आपको पढ़ के जाना है। उससे एक वो, अच्छा वो क्यों पढ़ के जाना है, अरे प्रश्न आते हैं, उससे भी प्रश्न आते हैं, भूल मत जाना। प्रश्न आता है लिबरलिज्म से ले, हाँ ये इसीलिए लिख के आए, ये पढ़ी रिसर्च करिए, जब जाके ये चीज सामने आपके सामने रखी गई है। अब आता है जर्मनी का यूनिफिकेशन, 5 स्टार लगा लो। क्यों लगा लो भाई साहब, पता नहीं क्यों, जर्मनी इटली ब्रिटेन के पीछे पड़ा हुआ है, वो उसको बहुत प्यार है इनसे, है ना। तो प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, अब सुनना मेरी बात, क्या सुनना, किसमें किस किस का रोल रहा है, सबके बारे में कुछ कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। मतलब क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, बैकग्राउंड में किस तैयार करोगे, वाटरलू का बैटल, है ना, ट्रीटी ऑफ वियना, क्रोएशिया, है ना, ओटोवन बिस्मार्क, है ना, उसके बाद कैसर विलियम, है ना। मतलब इनका रोल आपको पढ़ना पड़ेगा, तो किस प्रकार से उन्होंने लड़ाई करी, है ना। ओटोमन बिस्मार्क का क्या रोल रहा है, कौन कौन से देश को हराया, कब हराया, किस कौन से ईयर में हराया। क्यों, क्योंकि प्रश्न बन चुका है इवेंट से, ये कौन सा इवेंट कब हुआ, आ चुका है, बताऊंगा मैं कौन सा इवेंट कब हुआ, ये भी आपसे प्रश्न पूछ चुका है वो, ठीक है। ये देखो, अब इटली के यूनिफिकेशन आपको मेजनी, केबर और गारिबल्डी, भाई साहब इन तीनों को भूल मत जाना, और मैं कहूंगा विक्टर इमानुएल को भी मत भूल जाना। या तो गियोसपी मेजनी आएगा, या केवर आया है, गारिबल्डी, इन तीनों को बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना है। इनके बारे में क्या रोल है ना, मतलब इनका क्या रोल रहा है इटली के यूनिफिकेशन में, इटली कितने स्टेट्स में बटी हुई थी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इटली कितने स्टेट में बटी हुई थी, कितने किंगडम थे, नॉर्थ में कौन था, सेंटर में कौन था और साउथ में कौन था। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते जाना ना, मतलब बीच में कर देना कुछ भी, ठीक है। नॉर्थ में कौन था, सेंटर में कौन था और साउथ में कौन था, इसको विशेष रूप से पढ़ के जाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अब आता है अगला, अगला चैप्टर से पहले कुछ चीजें रह गई, वो देख लो एक बार। इसमें कुछ चीजें रह गई है, अपन कहाँ लिख देते हैं, एक सेकंड, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ना, एक सेकंड, इसके थीम चेंज करते हैं थोड़ी सी, यहाँ लिखते हैं अपन, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, इसके बाद आपको क्या पढ़ के आना है, देखो इसके बाद आपको पढ़ के जाना है कि ब्रिटेन केस, ब्रिटेन का एक अजीब सा केस था, एक्ट ऑफ यूनियन का पास हुआ, कौन कौन से देश उसमें शामिल किए गए, कौन कौन से एथनिक ग्रुप थे, इनके बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक, है ना, बेसिक से बेसिक उसके बारे में। इंपीरियलिज्म क्या होता है, ये भी आपको पढ़ के आना है, छोड़ना कुछ नहीं, पढ़ना सब है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब भर भर के पढ़ना है, कम पढ़ना है। आपको चीजें 3 नंबर ना,
2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का ला के तैयार करना है बस। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा अननेसेसरी नहीं पढ़ना है, ठीक है? चलो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अब अगला चैप्टर आता है, सेकंड चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। कौन सा है? नेशनलिज्म इन इंडिया। अब मेरी बात सुनो, इसमें एक काम करना, पहले एक लिस्ट बना लेना। क्या करना है इसमें? इसे यहाँ कर लेता था। इसमें आप लोग पहले एक लिस्ट बनाना इस चैप्टर की, ठीक है? अच्छा, लिस्ट किस चीज की बनाओगे? इवेंट की, कि कौन कौन सा इवेंट कब हुआ, वर्ल्ड वार 1 से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक, भारत छोड़ो आंदोलन तक, सब की लिस्ट बना लो। कैसे? जैसे आपका जैसे वर्ल्ड वार 1 कब हुआ था, वही 1914 से लेके 1915 तक होता है ना। उसके बाद आपका है महात्मा गांधी जी का एंट्री कब होती है, वही 1950 में होती है, 1915 में होती है। उसके बाद क्या होता है? चंपारण का मूवमेंट होता है 1970 में, खेड़ा होता है, अहमदाबाद मिल होता है ना, ये अहमदाबाद मिल का हो गया। खिलाफत मूवमेंट होता है, जलियांवाला बाग होता है, रोलर गेट होता है। ठीक है, मतलब जितने भी इवेंट होते हैं सब पढ़ के जाओ, सब पढ़ते जाओ। इवेंट पढ़ना पड़ेगा। इवेंट की लिस्ट बना लो अलग से। हो सकता है कि भाई मैच द कॉलम पूछ ले, मैच द कॉलम में पूछ लेगा आपसे कि बताओ ये इवेंट कब हुआ था, ये इवेंट कब हुआ था, ठीक है? चलो अब आता है, अपन इसे पढ़ते हैं, चैप्टर पे आते हैं। इवेंट सबसे पहले पहला काम क्या होगा आपको, कि लिस्ट होना है इवेंट की, कौन सा इवेंट कब हुआ था, ठीक है? उसके बाद आप देखना, अब जो इवेंट हुए, अब कौन से कहां से अभी तक प्रश्न आ चुके हैं। रोलर गेट से आ चुका है। मैं कहूंगा इतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ के जाना है, छोड़ना ही नहीं कुछ भी। सबके बारे में 2 से 3 लाइन तैयार कर जाए। अच्छा, रोलर गेट क्या था कि महात्मा गांधी जी आए थे, उन्होंने इसको बोल दिया ब्लैक कैनन। हुआ क्या था इसके अंदर, तो ये ब्रिटिशर्स को पावर मिल गई थी, वहां की पार्लियामेंट ने पास कर दिया कि भाई हम शक के आधार पर किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक जेल में रख सकते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ था, तो इसको अपोज किया हुआ था महात्मा गांधी जी ने, इसको ब्लैक लोग कहा था। अभी मैं बताऊंगा आखिर में आंसर राइटिंग कैसे करना है, आंसर राइटिंग में सीखेंगे इस क्लास में, ठीक है? चलो उसके बाद आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, और मैं कहूंगा इससे पहले वर्ल्ड वार 1, सॉरी बताना भूल गया, वर्ल्ड वार 1 का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या रहा। दूसरा, महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह क्या था, क्या है? महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह क्या था, वो ही पढ़ना आपको। फिर से बोल रहा हूं, महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह क्या था। इज दैट क्लियर? ओके। अगली बार आपको पढ़ना है कि भैया महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का कहाँ कहाँ यूज किया। तो खेड़ा, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल, ठीक है? उसके बाद आता है रोलर गेट, पढ़ के जाना है, जलियांवाला बाग पढ़ के जाना है ना। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले एक काम करो, देखो एक सेकंड रुकना, देखो अब जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ने जाओगे, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और आपका आखिरी में बचता है क्विट इंडिया मूवमेंट। मैं कहूंगा ये 3 जो आंदोलन है ना, इतने खास, इतने स्पेशल है, इसको रख लो 5 स्टार के अंदर। भाई सब तो छोड़ दो, मतलब छोड़ना नहीं है, उनको भी पढ़ के जाना, लेकिन ये तीनों बहुत खास है। अच्छा, इनसे पहले कुछ इंसिडेंट हुए थे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। लाहौर सेशन होना, सामिंग कमीशन का इंडिया में आना, सामिंग कमीशन, लाहौर सेशन, और उससे पहले आपका होता है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के बाद होता है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आपको कुछ चीजें पढ़ने की कोशिश, हुआ क्या था, क्या क्या कारण था जिसकी वजह से ये आंदोलन शुरू किया गया। दूसरा, इस आंदोलन के अंदर क्या क्या इवेंट रखे गए थे, वो क्या क्या प्रोग्राम्स रखे गए। महात्मा गांधी से बोला था बॉयकॉट करना है, ये करना है, वो करना है, वो कहाँ कहाँ इसका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ इसका पार्टिसिपेंट देखने को मिलता है, और वहां पर क्या हुआ था। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना और पढ़ के जाना है, कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट मतलब हुआ था, किसने कहाँ पार्टिसिपेट करा, वो क्यों पार्टिसिपेट करा, ये आपको विशेष रूप से पढ़ के आना है। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम लोग प्यार से डांडी यात्रा बोलते हैं, यानी डांडी मार्च।
क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दांडी मार्च बोलते हैं। अब सुनना, दांडी मार्च ये हो गया अपना। उसके बाद क्या क्या इसके अंदर प्रोग्राम्स रखे गए, किस किस ने पार्टिसिपेट किया और क्यों किया, जैसे महिलाओं का पूछा जाता है अक्सर। वो लास्ट में खत्म कैसे, अच्छा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म कैसे हुआ ये भी पढ़ के जाना। जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, विड्रॉ क्यों किया महात्मा गांधी से, ऐसा क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी ने इसको, इस आंदोलन को वापस क्यों लिया गया, मतलब क्यों लिया, ऐसा क्या हुआ था? ऐसे ही इवेंट पढ़ना किसके? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। मैं कह रहा हूँ दोनों में से कोई एक आएगा, या तो दोनों आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। या तो एक आएंगे या दोनों आएंगे, पर आएंगे जरूर, आएंगे जरूर। अभी मैं बाद में ना कट कर कर डाल दूं कि भैया देखो ये बने ये बने, वो तो ठीक है, फालतू की बात है, लेकिन हाँ बता दे रहा हूँ कि हाँ ये पढ़ के जाना स्पेशल। क्यों इंडिया मूवमेंट बच्चे छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, डब्बा दिया छोटा सा, लेकिन किसने पार्टिसिपेट किया था, है ना? कौन कौन पार्टिसिपेंट था, महात्मा और 0R जैसे प्रोग्राम लिखा गया आपके बुक के अंदर, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना। लास्ट में दिया कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसा आया, लास्ट में एक चैप्टर दिया है इंडिया में नेशनलिज्म का, ठीक है? मतलब उसी बुक, उसी चैप्टर के एंड में दिया हुआ है कौन सी किताबें किसने लिखी, कौन सी इमेज किसने बनाई, ये आपको पढ़ के उसमें जाना है, ठीक है? साइमन कमीशन मत भूलना, लाहौर सेशन मत भूलना, स्वराज पार्टी मत भूल जाना। जितने भी इवेंट हुए ना एक बार लिख लो चाहो तो, या देख लेना, आप तो देख लोगे वैसे, समझदार हो, ठीक है? जैसे मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर 1914 से लेकर जितने भी इवेंट हुए, कब तक? 1942 तक सारे पढ़ के आना है, सारे के सारे। कब हुआ था, कब हुआ था, क्या होगी भाई, भाई साहब भारत का इतिहास है। और 3 तो आंदोलन भूल मत जाना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रोल लेगेट, जलियांवाला बाग। ऑप्शनल आता है कभी नहीं आता है भाई, दोनों में से कंफर्म है, आएगा जरूर, ठीक है? चलो अब चैप्टर 3 मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब ये प्रश्न, मतलब ये जो चैप्टर है ना, कट कर दिया, कट मतलब इन द सेंस बहुत कम पूछा जाएगा इसमें से। तो मेरे ख्याल से तो बस एक ही चीज पढ़ के जाना है, सिल्क रूट। कट ही कर दिया, उसमें क्या पढ़ के जाओगे, है ना? 1-2 पेज का चैप्टर है, उसमें भी मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मतलब भी क्या फिर जीवन का, है ना? अब आता है प्रिंट कल्चर। क्या था आपका? प्रिंट कल्चर आता है, ठीक है? इसमें कलर कौन सा लेगा? चलो प्रिंट कल्चर आता है। अब मेरी बात सुनना, जैसे प्रिंट कल्चर को पढ़ते हो, ये चैप्टर ऐसा कि बच्चों के आधे समझ में आता 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 मतलब आधा समझ में आता है, आधा नहीं आता है, मतलब 50-50 चलता है इसका केस। अब मेरी बात सुनना, प्रिंटिंग का क्या इम्पैक्ट रहता है वो पूछेगा आपसे। चाइना में कौन सी टेक्नोलॉजी थी, चाइना के बाद कहाँ गया? जापान, कोरिया, यहाँ गया हुआ था ना? उसके बाद बुद्धिज्म का क्या रोल रहा है इसके अंदर? जो इंडिया में प्रिंटिंग कल्चर कैसे आके आ गया, मतलब ब्रिटिशर्स से लेकर आए। ब्रिटिशर्स में एक आपका आता है कौन? जेम अगस्टस हिक्की, वो पहला न्यूज़पेपर भी लिखता है ना? उसके बाद 2 पर्शियन न्यूज़पेपर, वो एजेंसी बनती है उसकी आपकी। उसके बाद आप देखोगे कुछ किताबें जो इंडियंस द्वारा लिखी जाती है, वो आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है? वर्नाकुलर प्रेसेट क्या था, मतलब इस चैप्टर में बहुत कुछ, मतलब दायरा बहुत छोटा है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा है, समझ गए? दायरा क्या है, बहुत छोटा है इसका, लेकिन कन्फ्यूजन क्या है इसमें, बहुत ज्यादा है। इसमें हमको करना क्या? प्रिंटिंग के क्या इम्पैक्ट रहा, पढ़ के जाना है। महिलाओं पे क्या रहा, बच्चों पे क्या रहा, अलग अलग जो टेक्निक थी इसकी प्रिंटिंग की, वो पढ़ के जाना है। वो किताबें इंडिया में, अब किताबें सुनो सुनो, पब्लिश, सर इसको किताबें मत लिखो। इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस कैसा है, इंडिया का पढ़ना, खासकर इसका पढ़ना, इंडिया का। अब इंडिया में आपको न्यूज़पेपर कौन से है, किसने कौन सा न्यूज़पेपर छापा। दूसरा आपको पढ़ के आना है इसमें, किसने कौन से, मतलब किस इंडिया ने कौन सी किताबें लिखी, जैसे केसरी मराठा, बाल गंगाधर तिलक, गुलाम गिरी, ज्योतिबा फुले, ना? राम चड्ढा जी की स्त्री धर्म, मतलब हाँ स्त्री विचार धर्म, ऐसा कुछ लिखी उन्होंने, है ना? मतलब इस तरह की आपकी किताबें पूछेगा वो। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि किसका पार्टिसिपेंट रहा, प्रिंट कल्चर में महिलाओं का क्या रहा, बच्चों पे क्या रहा, मतलब इम्पैक्ट पूछेगा, किताब में दिया हुआ तो पूछेगा जरूर, पूछेगा जरूर, ठीक है? चलो अब आता है आपका अगला सेक्शन, वो है ज्योग्राफी का। हिस्ट्री में देखो मेरी बात सुनो, हिस्ट्री का एक चीज समझ लो। अब मैं क्या, एक चीज समझा देता हूँ आपको, देखो मेरी बात सुनो।
आपका हर एक सेशन 20 नंबर का आएगा, जिसमें से हिस्ट्री कितनी की आएगी, 20 नंबर की आएगी कि नहीं आएगी, समझो। जिसमें आपका 4 से 5 नंबर के क्या आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, अभी बताऊंगा मैं। देखो एक चीज यहाँ देखो, यहाँ देखो एक मिनट, इसमें देखो आप, ये देखो ये पेपर है आपका, जिसमें आप देखोगे, चलो ये हटाओ इसको, बाद में देखते हैं इसको। आपको पता है 4 नंबर की क्या था, एमसीक्यूज आते हैं, 4 नंबर के क्या आएंगे आपके, एमसीक्यूज, ठीक है। चलो उसके बाद 4 नंबर की क्या आएगी, केस स्टडी। 2 नंबर के क्या आएगा, मैप। कितना नंबर हो गए टोटल, 8 नंबर। बच्चे कितने आपके, 12। 12 नंबर के क्या आएंगे यहाँ पर, क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर में से भी क्या क्या पूछेगा आपसे, जर्मनी की यूनिफिकेशन, या तो इटली का पूछेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, इटली का जर्मनी का पूछेगा। इंडियन हिस्ट्री में से आप देखोगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और दूसरा कौन सा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मैं मान के चलो दोनों 4 4 3 3 नंबर के बात है, मान लेते हैं 8 नंबर के ये आ रहा। एक आध किससे आएगा आपका, प्रिंट कल्चर से आएगा। एक आध किससे आ रहा है, प्रिंट कल्चर से। ये देखो, जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन, और फ्रांस के अंदर कैसे क्या रिफॉर्म आए, और आपका लिबरलिज्म। मतलब हिस्ट्री में आपको मात्र 10 से 12 टॉपिक है, 10 टॉपिक है जो आपको 12 नंबर दिलवाएंगे। लेकिन आपको ये 4 एमसीक्यूज भी कवर करना है ना, तो आपको सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे डिटेल से। देखो मैंने 4 5 टॉपिक बता दो, हटाओ 1 2 3 4 बता दिए, तो बच्चों के 6 से 7 नंबर कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। वो 2 नंबर मैप में चुरा लेगा, वो मैप में बहुत लिमिटेड चीज आती है, पता ही आपको। नागपुर का सेशन, उसके बाद मद्रास का सेशन, कलकत्ता का सेशन, 2 3 सेशन दे देता है, बस बात खत्म। यहाँ देखो केस स्टडी पूरी सही कर देगा वो। तो हिस्ट्री में कम से कम 13 से 14 नंबर आप आराम से ला सकते हो, यदि 4 5 टॉपिक भी पढ़ लोगे, बात खत्म। 5 6 नंबर आपके नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि आपने सब कुछ नहीं पढ़ा। वो सब कुछ कहाँ से आता है आपका, पूरी बुक से आता है, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन ज्योग्राफी पे, अपना ज्योग्राफी पे आते हैं अपन ना। अभी बताऊंगा, स्ट्रेटेजी की बात करेंगे आखिर में, ठीक है। अब पहला जो चैप्टर दिया आपका रिसोर्स, क्या दिया है, रिसोर्स। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले, देखो इसमें पढ़ना ऐसे ही ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका। देखो पहला इसमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्स, पूछ लेगा, बताओ एग्जांपल देके, बताओ ये कौन सा टाइप है, एग्जांपल देगा, पूछ लेगा ये कौन सा टाइप का रिसोर्स है। दूसरा ये बताओ रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, देखो क्या पूछा गया है इसमें, हाँ रिसोर्स प्लानिंग पूछा है इसमें ना। चलो ठीक है। दूसरा मेरी नजर में जो है रिसोर्स प्लानिंग, अच्छा यदि भी पेपर बनाता रिसोर्स प्लानिंग को नहीं छोड़ता ना। उसके बाद रिसोर्स कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, मतलब लैंड का डिग्रेडेशन, जिससे लैंड कहाँ का यूज होता है, करंट फेलो लैंड होता है आपका, फेलो लैंड होता है। इस तरह की चीजें जो आप इग्नोर करके चले जाते हो और परेशान करती है पेपर में, करती है कि नहीं करती परेशान, बिल्कुल करती है। और चौथी चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे नजर में, वो है सोइल। सोइल में भी क्या कहा आपका, सोइल टाइप, सोइल का यूज, और सोइल का कंजर्वेशन, और सोइल से रिलेटेड समस्या है। बोलो। मैं कहूंगा कि ये तो पक्का ही है, सोइल कुछ आए ना आए सोइल जरूर आएगी, एक मिट्टी जरूर पूछ लेगा वो। एक चीज और मैं भूल रहा हूँ शायद, वो है रिसोर्स का कंजर्वेशन। अब रिसोर्स के कंजर्वेशन में आपको, जैसे अर्थ समिट आपकी टाइप से क्या रोल रहा, ठीक है। और तीसरा आपका आता है रोम क्लब, क्या आता है, रोम क्लब, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, रिसोर्स का कंजर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें इतनी चीजें आपको पढ़नी है फर्स्ट चैप्टर से। अब आता है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में आप देखो, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, जैसे इसमें आपका बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, सिंपल चीजें, वो तो नहीं भी पढ़ोगे तो काम चलेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ के जाना है, एक 1972 का
और एक 1980 का। 2 एक्ट दिए किसके लिए? वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तीसरी चीज जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है वो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। क्या इसके अंदर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, ठीक है। एक क्या है आपका बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक अधिनियम 1972 का, मतलब 1972 का एक्ट और 1980 का एक्ट। तो एक और आता है आपका टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अब बात करनी है कि भैया बताओ फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए क्या क्या किया गया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए क्या क्या किया गया, है ना। जैसे आपका यहाँ देखते हैं अपन, ठीक है। यहाँ देखो, एक सेकेंड, यहाँ देखो। अब फॉरेस्ट के और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए क्या क्या किया, तो देखो आपको क्या क्या पढ़ गया ना इसके अंदर। आपको पढ़ गया ना एट, ठीक है। आपको पढ़ के आना कुछ आंदोलन मूवमेंट, चिपको मूवमेंट वगैरह, बेसिक बेसिक। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डीप में पढ़ना है आपको। आपको पढ़ के आना नेशनल पार्क। हाँ, नेशनल पार्क क्या होता है ये नहीं पढ़ना है, हमारे बुक में जो मेजर नेशनल पार्क दिए वो पढ़ के आना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नेशनल पार्क पढ़ के जाना, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क दिए ना वो पढ़ के आना है। उसके बाद जो आता है आपके अगले चीज वो आता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। पूछ चुका, 2-3 बार आ चुका है, कहाँ पर? उड़ीसा का, है ना। कब आया था, क्या था इसके अंदर, वो सारी बातें आपको समझ के जानी है, ठीक है। चलो इनफ है ये इस चैप्टर में, ज्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है आपको, ठीक है। अब आता है आपका फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर का दायरा बहुत छोटा है। पहला है, देखो उसमें दो चीज आपको पढ़ के आना, तीन चीज आपको पढ़ के आना, मैं कह रहा हूँ बस तीन चार चौथी आपसे पूछ ही गई एकदम। कौन कौन से तीन चीज? पहला आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ये बताओ टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग मतलब खेती करने के तरीके क्या क्या होते हैं, जैसे इंटेंसिव फार्मिंग, सब्सटेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, विद एग्जांपल। विद एग्जांपल भूल मत जाना है ना ये वर्ड, भूल गए तो सब बंटाधार। दूसरा क्रॉप एंड पैटर्न। अच्छा, क्रॉप एंड पैटर्न में क्या पढ़ोगे? रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। लास्ट चीज जो बचती है मेजर क्रॉप, बस। अब हर एक क्रॉप के का पढ़ना आपको, जैसे मेजर क्रॉप में आपके सोयाबीन हो गए, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मतलब राइस हो गया, जिसको पेडी बोलते हैं उसको हम लोग, है ना, कॉटन हो गया, ये सब पढ़ के जाना। कितने तापमान पे उगाई जाती है। दूसरा, यदि किसी की सोइल दी है स्पेसिफिक तो सोइल याद करके जाना है, जैसे कॉटन की ब्लैक सोइल दी गई है। तीसरा, बारिश रेनफॉल कितनी का चाहिए सभी के लिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा स्टेट सबसे ऊपर है इसमें, कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन करती है। चलो ठीक है, बस ये तीन चीज आपको पढ़ के आना है, इसके अलावा आपसे चौथे नहीं आएगी, आएगी तो आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है। अब अगला जो चैप्टर बचता है वो आपका मिनरल एनर्जी एंड रिसोर्स। देखो तीन चैप्टर हो गए, फर्स्ट हो गया क्या, सेकंड भी हो गया। अच्छा, थर्ड कौन सा था अपना? वाटर वाला। वाटर वाला कहाँ गया? एक सेकंड देखने तो मुझे, ये रहेगा शायद वो, हाँ ये रहा। ये तो मैं बताने भूल गया, है ना, वाटर वाला। चलो चलो छोड़ो, माफी है ना। चलो सुनो, इसमें क्या पढ़ के आना है वाटर वाले में। इसमें वही वही वाटर कंजर्वेशन, पानी की कमी क्यों है, उसके क्या क्या रीजंस है। पता ही है पानी की कमी क्यों है, ये नहीं पता तो बच्चों को क्या पता। एंशियंट टाइम पर कौन कौन सी टेक्निक यूज की गई थी? हाइड्रो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ हाँ, पढ़ के आना है, भूलना नहीं है। उसके बाद मेजर डैम। डैम क्या होते हैं, डेफिनेशन दिए बुक के अंदर। दूसरा, चौथी चीज, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। हाँ मेरी बात सुना है, क्या क्या पढ़ना है इसमें, क्या होते हैं, क्या फायदे हैं, और इसके बनने के बाद क्या नुकसान है, डिसएडवांटेज क्या है इसका। डिसएडवांटेज क्या है इसका। अब पांचवी चीज जो बचती है वो बचती है आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कौन सी आती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कौन सी आती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें आपको क्या पढ़ के आना है, ठीक है। मेथड
मतलब कहाँ पर कौन सी मेथड अपनाई गई है पानी को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाने के लिए कहाँ पर कौन से मेथड अपनाई गई है। ठीक है, दूसरे आपको पढ़ना है कि रेन वाटर के क्या फायदे हैं और क्या क्या चैलेंजेस है। हाँ, और इस चैप्टर में आपके कुछ डैम दिए वो पढ़ के जाना आपको। क्या दिए हैं, कुछ मेजर डैम दिए हैं वो पढ़ के जाना है। मेजर प्रोजेक्ट आपको पढ़ के जाना है। मेजर प्रोजेक्ट को आपको पढ़ने के बाद इसमें एक चीज बोल रहा हूँ, हाँ, यानी कुछ आंदोलन चलाया गया था डैम से रिलेटेड, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, कौन सा था, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था ना, हाँ, वो भूल कर नहीं जाना है, वो पढ़ के जाना है। ठीक है, चलो, ये एग्रीकल्चर का बता दिया मैंने आपको, ये बता दिया है। अब आता है मिनरल्स का। हम मिनरल में कितनी चीजें पूछता है पता है, बहुत कम चीजें, बहुत ही कम चीजें। देखो ऐसे इसके ऊपर अपन व्हाइट यूज करते हैं, बहुत कम चीजें है। जैसे मैं बताता हूँ आपको मिनरल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो आपको पढ़ के जाना है। अच्छा, मिनरल्स के टाइप्स, सबसे पहला पॉइंट, मिनरल के टाइप, बहुत छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए इन चीजों के। ठीक है, 2 दिन में करना है ये सब काम। मिनरल्स के टाइप के बाद मेजर मिनरल आपकी किताब में दिए हैं, उसमें आप क्या करोगे, उनका क्या क्या तैयार करना है, उनका यूज क्या होता है। यूज और इम्पोर्टेंस बात एक ही होती है ना, यूज पूछेगा या आपसे इम्पोर्टेंस पूछेगा, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उसके बाद कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है, उसके माइंस, कौन से राज्य में वो माइंस है, ये पढ़ना बस, कौन से राज्य में वो माइंस है। अब अगले चीज जो मेजर चीज जो आती है, भूल जाता हो पढ़ना, पढ़ना चाहिए आपको। जैसे हमारे यहाँ क्या है, लिमिटेशन है भैया रिसोर्सेस की, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताना भूलेगा लेकिन पढ़ के आना। ठीक है, हमारे यहाँ भैया लिमिटेशन है मिनरल्स की, तो ऐसे में क्या करें कि भैया मिनरल का कंजर्वेशन हो, ऐसा क्या करें, मिनरल्स का कंजर्वेशन हो, पढ़ के जाना है आपको। क्या पढ़ के जाना है कि भैया मिनरल्स का कंजर्वेशन हो, कैसे हो ये आपको पढ़ के जाना है। क्या कम, मतलब क्यों करना कंजर्वेशन भैया, क्यों करना कंजर्वेशन, ये भी तो पता होना चाहिए ना। जब तक ये पता नहीं होगा तो क्या मतलब होगा कंजर्वेशन करने का, कुछ सेंस है क्या। तो ये पता होना है तभी आप चीजें आप कवर कर पाओगे। अब देखो प्रश्न, इसके प्रश्न देख लो एक बार। हाँ, थ्री यूज ऑफ सोलर एनर्जी, मैंने क्या पूछा, हर टाइप का, हर टाइप की, सॉरी सॉरी, मिनरल तो, मिनरल के बाद एक चीज वो भूल गया मैं, एक चीज और है इसमें, एनर्जी को जोड़ लेना इसमें, मिनरल एंड एनर्जी। मैंने बोला आपने बताया नहीं था सर, हम तो पढ़ के नहीं गए, लकीर के फकीर हो गए कुछ। मेजर मिनरल, ये एनर्जी, ठीक है, मेजर मिनरल और एनर्जी, दोनों चीज देखनी है आपको, दोनों चीज में आपको देखनी है। कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का यूज क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से राज्य में कौन सी, जैसे आपके आते हैं ना, हिमाचल प्रदेश की आपकी मणिकर्ण किसके लिए फेमस है, जियो थर्मल एनर्जी के लिए, है ना, इस तरह से। ठीक है, चलो, आई थिंक ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, अब इंडस्ट्री बचा, सॉरी इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, देखो मैं आपको यही बता रहा हूँ सारी चीजें, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में क्या को पढ़ना है, सिंपल इंपॉर्टेंस क्या होती है इंडस्ट्री की, इंपॉर्टेंस क्या होता है इंडस्ट्री की। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, क्या है आपका, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। उसके बाद मेजर इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्री, और हर एक कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर है, बुक में दिया है लोकेशन भैया, है ना। यदि स्पेसिफिक दिया हो तो कोई है, कोई बात नहीं, देखो दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मतलब परेशान मत होना उसके लिए। ठीक है, वो हर एक इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, हर एक इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, और इंडस्ट्री से होने वाले पॉल्यूशन, और उन पॉल्यूशन से कैसे बचाया जाए, समझे, इंडस्ट्री से होने वाले पॉल्यूशन, उस पॉल्यूशन प्रदूषण से कैसे बचा जाए। तो आई थिंक ज्योग्राफी का सेक्शन यहीं पर खत्म होता है। अब मेरी बात सुनो, ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी की सुनो। मुझे बताओ ज्योग्राफी कितने नंबर की आती है, 20 नंबर की, 3 नंबर का क्या आता है उसमें, मैप, 4 नंबर की क्या आती है, केस स्टडी, 4 से 5 नंबर की आता है एमसी, एमसीक्यू 4 नंबर के आते हैं, 5 का देख लेना एक बार। तो मैं मोटा मोटा समझ रहा हूँ कि भैया 11 नंबर के स्टफिंग आ रही है, और मात्र 9 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे।
मात्र 9 नंबर के, मात्र 9 नंबर के आपके आएंगे क्वेश्चन आंसर। तो देख लेना कितना आपको कवर करना है, ठीक है। अब आती है थर्ड पोर्शन, वो है सिविक्स का, ठीक है, सिविक्स। और सिविक्स का जो पहला चैप्टर है वो आपका पावर शेयरिंग है। कौन सा आपका? पावर शेयरिंग। एक मिनट पानी पी ले, ठीक है। चलो ठीक है, एक मिनट देख ले कितनी बड़ी वीडियो बनी है। अच्छा ठीक है, पावर शेयरिंग, ठीक है। अब पावर शेयरिंग में बच्चे क्या करता है कि सर ये मॉडल तो पूछते नहीं है, बेल्जियम मॉडल है, श्रीलंका का मॉडल है। मेरी बात सुनो बेटा, ना इनको है ना, मैं कह रहा हूं गलती से भी भूल के मत जाना, गलती से भी भूलकर मत जाना। क्यों? दोनों आएंगे एक नंबर का, ये तो ये आएगा, एक नंबर में या तो ये आएगा। मैं कह रहा हूँ या तो एक नंबर में ये आएगा या तो एक नंबर में ये आएगा, पर दोनों ही आएंगे एक साथ। या तो बेल्जियम आएगा या तो श्रीलंका के केस आएगा, पर आएगा जरूर, आएगा जरूर, ठीक है। पावर शेयरिंग की जरूरत क्या है, नीड क्या है, ठीक है, समझ गए? हाँ ठीक है। सिविक्स में तक कोई कठिन पोर्शन नहीं है, ठीक है। पावर शेयरिंग के इंपोर्टेंट, पावर शेयरिंग के क्या फीचर्स है, समझ गए? पावर शेयरिंग कितने टाइप की होती है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल, भूल मत जाना, पढ़ के जाना है। अब आता फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देखो मेरे पास में चैप्टर से क्या क्या पढ़ के जाना। पहला कि भैया फेडरलिज्म को किस प्रकार से अपनाया गया, उसके एग्जांपल सही पढ़ के जाना है। दूसरा, फीचर्स क्या है इसके, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है। तीसरा है, तो भैया बताओ इंडिया में फेडरलिज्म कैसे अपनाया गया। और क्या पूछता पता हर साल, क्या क्या पूछता, मेरी बात सुनो। शेड्यूल लैंग्वेज, बोलो हाँ के ना। 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, कितनी है? 22 पूछता है वो, हर साल पूछता है 22 शेड्यूल लैंग्वेज। 3 तरह के लिस्ट है। अच्छा शेड्यूल लैंग्वेज कौन सी? उसमें दी गई है 8वें शेड्यूल में, है ना, 8th शेड्यूल में 3 लिस्टें दी गई है। कौन कौन सी लिस्ट है आपकी? कौन कौन सी लिस्ट है? यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, और एक और कौन सी है? रेजिडरी। और कौन सी है? रेजिडरी। इनमें कैसे क्या चेंजेस कोई कर सकते हैं क्या? चेंजेस करने के लिए क्या प्रावधान करना पड़ेगा, कहाँ पर बिल लाना पड़ेगा, रेजोल्यूशन, वो सब किताब के अंदर आपका दिया हुआ है। और आखिरी चीज जो बचती है आपकी, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन। मैं कह रहा हूँ तो भूल ही मत जाना, ये भूलना नहीं है बिल्कुल, इनको अच्छे से याद करके आना। आपका जो बल्ब है ना दिमाग का, उसको जला लेना, दिमाग का बल्ब जला कर जाना है, ये भूल बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। चलो ये देखो मेरे पास, तो देखो देखो आ चुका है, सेंटर स्टेट से प्रश्न आ चुका है, हाँ। और एक और लास्ट बचता है आपको, डिसेंट्रलाइजेशन यानी पंचायती राज। पंचायती राज 1 या 2 नंबर में आएगा, पर आएगा जरूर। लिस्ट आएगी या तो शेड्यूल लैंग्वेज आएगा, या ये भी आ सकता है, ठीक है। शेड्यूल लैंग्वेज भी आ सकती है आपकी, लिस्ट भी आ सकती है। पूछ लेगा कि भाई ये बताओ, जैसे ही पूछा गया इसमें से भैया मैच करना था इसको, तो एग्रीकल्चर कौन सा किस में आता है, बैंक किस में आता है, आपका क्रिमिनल लॉ किस में आता है, कंप्यूटर किस में आता है। और शायद सेट 1 में आ रहा 2024 के आया होगा, लेकिन आपको मैच करना था कि बताओ इसमें से स्टेट लिस्ट कौन सा है, कॉन्करेंट में कौन सा आता है, रेजिडरी में कौन सा, जैसे किस में आता है आपका, रेजिडरी में आता है। एग्रीकल्चर किस में आता है आपका, स्टेट, एग्रीकल्चर आपका किस में आता है, हाँ स्टेट में आता है। बैंक किस में आता है आपका, सेंटर में आता है। मतलब यूनियन लिस्ट इस पे लोग बनाते हैं, तो इस तरह से आपको कवर चीजें करनी पड़ेगी। अब अगला चैप्टर है आपका, देखो चैप्टर आपका 1 करवा दिया मैंने, 2 करवा दिया, ठीक है। इसमें 3 कहाँ गायब कर दिया, इसमें चैप्टर 3 शायद, एक सेकंड देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, होगा नंबर गलत लिख दिया पर, है ना। चलो ठीक है, ये चैप्टर 3 कर लेना इसमें। चलो ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आपका। तो देखो 3 वर्ड समझो इसको, इस चैप्टर को तोड़ के पढ़ो। क्या होता है इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, तो इस चैप्टर को तोड़ के पढ़ो। तोड़ के कैसे पढ़ना है इसमें? 3 चीजें दी है, जेंडर, रिलीजियन और कास्ट। दिए कि नहीं दिए? बिल्कुल दिए सर। तो देखो जेंडर के साथ क्या समस्या है, मतलब महिलाओं के साथ पूछा खासकर, जेंडर से रिलेटेड क्या समस्या है, उनका क्या सोल्यूशन है।
मैं क्या कह रहा हूँ, एक वर्ड यहाँ पर अलग से लिख लो, जेंडर, दूसरा वर्ड अलग से लिखना है रिलीजियन, और तीसरा है कास्ट। सबकी दो चीजें एक तैयार करना है, इनके प्रॉब्लम यानी चैलेंजेस, प्रॉब्लम या चैलेंजेस बात देखिए, दूसरा क्या सॉल्यूशन है, बुक के अंदर कुछ सॉल्यूशन दिए होंगे, ठीक है, वो पढ़ना है। उसके बाद रिलीजन को लेकर वो क्या क्या समस्या है, कम्युनलिज्म सबसे बड़ी समस्या है किसके अंदर, रिलीजन के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर खासकर, क्या सॉल्यूशन है। अच्छा, पी मतलब प्रॉब्लम, सी मतलब चैलेंजेस, क्या सॉल्यूशन है, और सेम कास्ट का करना है आपको, प्रॉब्लम चैलेंजेस या फिर लास्ट में सॉल्यूशन। तो आपको एक दो चीज इससे तैयार करना, दो चीज की तैयार करना, दो चीज इसके तैयार करना, टोटल 6 टॉपिक हो गए आपके तैयार इसके अंदर। मैं कह रहा हूँ इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, नहीं आता है, या तो प्रॉब्लम आएगी या तो सॉल्यूशन आएगा, या प्रॉब्लम आएगा या तो आपसे सॉल्यूशन पूछेगा। देखो, कम्युनलिज्म एक समस्या है देश के लिए, क्या सॉल्यूशन है, उसने स्टेटमेंट पूछ लिया, आपको सॉल्यूशन बताना सिंपल है। देखो अब मैं ये पढ़ता हूँ, इंडियन सेकुलरिज्म, रिलीजन को लेकर सॉल्यूशन पूछा उसने, क्या होता है ये, तो मैंने या तो समस्या बताओगे या सॉल्यूशन, दो चीज तैयार करना, बस इस चैप्टर को ऐसे तोड़ के पढ़ना, ये इसका सॉल्यूशन है चैप्टर, अदरवाइज कुछ नहीं। अब बचता है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब इतनी छोटी चीज दी है इसके अंदर, तो क्या बोलूं, पॉलिटिकल पार्टी, ये तो पूछेंगे नहीं क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी, तो अपन उससे बात भी नहीं करेंगे। अपन बात किस पे करेंगे, फंक्शंस पे, हर साल की तरह इस साल भी संभावना पूरी आए। अब भैया काम करेगी तो काम में कुछ कमियां निकलेगी, चैलेंजेस, अब कमी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सुधार, बस। वो कुछ चीजें दी है, नेशनल पार्टी कैसे क्या होती है, कौन रिकॉग्नाइज करता है इन सबको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये मत भूल जाना भाई साहब, इनको कौन पहचान देती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI। तीनों में से कोई एक चीज आएगी, पर आएगी जरूर, फंक्शन आएगा, एक बढ़िया दो तीन लाइन का स्टेटमेंट पूछ लेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको लिखना क्या रहेगा, फंक्शन, दो तीन लाइन का स्टेटमेंट पूछ लेगा, आपको समझना पड़ेगा चैलेंज, फिर क्या पूछ लेगा आपका से रिफॉर्म, ठीक है। चलो, आखिरी चैप्टर बचा है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, मेरी बात सुनो, जितने भी डेमोक्रेसी के इसमें फीचर्स दिए, पहले तारीफ करिए फिर बुरे करिए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको कुछ इस तरह से तैयार करना पड़ेगा, कैसे, मानो फीचर्स दिए अकाउंटेबिलिटी, आओ पहले तारीफ कर दी, खुश हो गए, फिर उसकी बुराई करनी है, समझ गए, पहले तारीफ फिर बुराई, फिर तारीफ फिर बुराई, तारीफ और बुराई की तीन तीन पॉइंट तैयार करके जाना, तारीफ के और बुराई के दोनों के तीन तीन पॉइंट तैयार करके जाना, रेस्पॉन्सिव होती है, लेजिटिमेट होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, तारीफ हो गई, कुछ पॉजिटिव हुई है तो कुछ नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि वही वाला आपका पोर्शन खत्म होता है, अब नया पोर्शन जो आता है आपका वो आता है इकोनॉमिक का, ठीक है। मुझे लगता है आपको कुछ कंफ्यूजन होगी इसके अंदर, हमने सारी चीजें आपको कवर करवा दी गई। अब बात पढ़ते हैं इकोनॉमिक की ओर, इकोनॉमिक का पहला चैप्टर आता है आपका डेवलपमेंट यानी विकास, यानी डेवलपमेंट का, ठीक है। चलो भैया, अब सुनो, इसके अंदर बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ बड़ा चैप्टर है नहीं है। डेवलपमेंट क्या होता है, आपको तैयार करना एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट और दूसरा कॉमन, बस, बस। और डेवलपमेंट को नापने के लिए कौन कौन से मेथड इसमें यूज की जाती है, जैसे मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ, GDP आपको पढ़ के जाना इसके अंदर, पर कैपिटा इनकम पढ़ के जाना इसके अंदर, और आपको पर कैपिटा इनकम के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भाई साहब तीनों में से कोई एक आएगा, तीनों में से कोई एक आएगा, या तो GDP आएगा, या पर कैपिटा इनकम आएगा, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आएगा, पर आएगा जरूर, है ना, आएगा जरूर, ठीक है। चलो, तो छोटा सा पोर्शन है यार, देखो ये आ गया, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी आ गया इसके अंदर, लो क्या बात करोगे आप। अब आता है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, अब मेरे पास सुनो, इस चैप्टर को तोड़ के पढ़ो, अच्छा तोड़, अच्छा हाँ, चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ डेवलपमेंट के अंदर कुछ डेटा दिया हुआ है, उस डेटा जो दिया है ना आपको, भूल के मत जाना, भूल के मतलब ये होता है कि भाई वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला, उसने क्या क्या रखी है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ ना, जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हो कुछ जगहों पे, उसको छोड़ो, जैसे मैं आपको चीजें बता देता हूँ,
अपना कहाँ गया है? चलो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। मिलने का भी ढूंढना पड़ेगा। यहाँ देखो, अच्छा मैं कुछ बता रहा था आपको ना। चलो, सेकंड चैप्टर दिया सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स दिया ना, सेक्शन ने दिया। चलो, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सेक्टर्स दिए। अब इसमें कौन कौन सेक्टर्स पढ़ना है, सुनो मेरी बात। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये पढ़ना किस आधार पर? ओनरशिप के आधार पर। ओनरशिप के आधार पर कितने? मात्र दो है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट। उसके बाद पढ़ना है आपको ओनरशिप के आधार पर, वर्क के आधार पर। वर्क के आधार पर क्या है? ऑर्गेनाइज पूछेगा, या आपसे क्या पूछेगा? अनऑर्गेनाइज। तीसरा पूछेगा आपको से जीडीपी। जीडीपी में, जीडीपी का क्या हुआ तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का कितना कंट्रीब्यूशन है। और दूसरा इससे रिलेटेड चीज होती है जीबीए। क्या होता है इससे संबंधित? जीबीए भी होता है, ठीक है, वो पढ़ के आना आपको। फिर उसके बाद भैया एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट, अच्छा अपनी बात सुनो, इसमें इसमें ये देखो अब, ये दिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। जीडीपी में इनके क्या रोल है, एम्प्लॉयमेंट में किसका क्या रोल रहा है। और सुनो, एम्प्लॉयमेंट में एक चीज और आती है, दो चीज और आती है, तीन चीज तरह की चीज आती है। एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। और एक और चीज आती है कि भैया आप बताओ रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हो। हर साल एक प्रश्न आता है इससे, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी से ये बताओ ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे रोजगार सृजित या क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एमजी नरेगा बताओगे आपको, मुझे पता है वही बताओगे, उसके अलावा कुछ बता नहीं सकते ना, वही आएगा। अब आता है तीसरा चैप्टर, वो होता है मनी और क्रेडिट। कौन सा है? मनी और क्रेडिट। अब सुनना मेरी बात। अभी एमबी बोर्ड ने पूछा था व्हाट इज मनी, है ना। हाँ, समझ गए आप? चलो कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, और मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी पढ़ के जाना है। अलग अलग फॉर्म होते हैं मनी के, ठीक है। अब क्रेडिट क्या होता है? अब क्रेडिट लेने जाओगे तो आपको सामने कुछ कंडीशन रखी जाएगी। अब कंडीशन रखता कौन है? क्रेडिट देता कौन है? आरबीआई। अब आरबीआई का आपको क्या पता होना चाहिए? फंक्शंस पता होना चाहिए। आरबीआई करती क्या है? अब आरबीआई यदि मनी को इशू करती है भैया, उसने करेंसी को मीडियम एक्सचेंज एक्सेप्ट क्यों किया, क्यों किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा पता होना चाहिए, पता होना चाहिए बोल रहा हूँ, है ना। हाँ, तो फिर भी आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब जब क्रेडिट लेने जाओगे, लोन लेने जाओगे, तो दो ही जगह है आपको। अगर दोस्तों के पास चले जाओ जो देते नहीं, कोई भी उधार देता है आसानी से, या किसी बैंक में चले जाओ। यदि दोस्तों के पास गया तो क्या कहलाता है वो? इनफॉर्मल। और बैंक में गए तो क्या कहलाएगा वो? फॉर्मल। बस इन दोनों पे डिफरेंस तैयार करके ले जाना है आपको। और ये भी पता होना चाहिए कि भैया इनफॉर्मल को बढ़ावा कम देना क्यों दे चाहिए, और फॉर्मल को बढ़ावा ज्यादा देना क्यों चाहिए, ठीक है। मतलब ये पता होना चाहिए डिफरेंस। लास्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। भाई साहब छोड़ के मत जाना प्लीज। जितने इसमें पॉइंट निकाल सकते हो, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या बेनिफिट है, क्या सब कुछ पढ़ के जाना है, कुछ नहीं छोड़ के इसके अंदर आपको जाना है। क्लियर है? चलो, अच्छा उधर वो रखा लैपटॉप, मैं देख रहा हूँ कि बाबा अपना आपको, ठीक है। अब बचता ग्लोबलाइजेशन। मेरे पास सुनो, इसमें एक ही चीज पूछी है, वो फैक्टर्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करते हैं। इसमें लिबरलाइजेशन भी दिया है वो आपका, ये नहीं पढ़ना आपको ना, ये हटा दो ये वाली चीज, ये आपको पढ़ के नहीं जाना है। कौन कौन से फैक्टर्स, जैसे फैक्टर्स कौन कौन सा है? टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन, और आपका क्या था, आईटी वगैरह था इसके अंदर, ठीक है। बस इतना सा पढ़ के ना एक पेज के अंदर आपको आ जाएगा, मतलब आधे पेज के अंदर आ जाएगा, आपको कीवर्ड सिर्फ तैयार करके जाना है। कुछ बचते हैं क्या? बस भाई साहब सुनो, मैंने आपको तीनों चारों के हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी का सारा पोर्शन कवर करवा दिया है। मैं कह रहा हूं यदि आप इनको ईमानदारी से पढ़ोगे 2 दिन के अंदर, एक दिन ज्योग्राफी हिस्ट्री उठा लेना, दूसरे दिन दूसरा 2 सब्जेक्ट उठा लेना। ईमानदारी से आप यदि पढ़ के जाते हो, इन जो मैंने पढ़ा है मात्र उतना, आपके रेंज ये होगी मार्क्स की।
ये होगी। दावा मैं नहीं कर रहा हूँ कि पेपर इसमें से बनेगा, पर ईमानदारी से जितना मैंने बताया उतना पढ़ के आया तो 70-80 के बीच में आप, ठीक है, समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल। अब कुछ ऐसे टॉपिक भी मैं तैयार करके लाया हूँ जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं कुछ प्रश्न। अच्छा, प्रश्न गायब हो गए, चलो ठीक है, उनकी जरूरत ही नहीं थी, उनकी जरूरत नहीं है, ये छोड़ो। अब मैंने क्या करा है, सुनना मेरी बात। अब अगले स्टेप क्या होगी, पहले अपन ने क्या स्टेप कर ली कि भाई अपन ने सारे इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए कि ये एग्जाम में ये प्रश्न, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलते अपन सेकंड फेज की तरफ। पहला फेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ये मिल आया था, लेकिन मैं ये बताऊंगा नहीं क्योंकि मेरे पास है भी नहीं, है ना, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। अब हमारा सेकंड फेज की तरफ पढ़ते हैं, जो था आपका कि किस तरह से प्रश्न आएंगे और यदि कोई प्रश्न आया तो उनको उनसे डील कैसे करना है, मतलब किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। कल की क्या होगा, मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पे सब बता देंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक आप रिवाइज कर भी लोगे ना। 3 बजे उठ के, 4 बजे उठ के, 6 बजे उठ के, रात को 9 बजे 10 बजे आप रिवाइज कर लोगे, और अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है पेपर में, चलो पढ़ के चले जाओगे, लिखना कैसे वो कौन बताएगा। यदि आपको ये नहीं पता आपको कौन सा आंसर किस प्रकार से डील करना है, और आप कितना भी पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ कितनी भी क्लासेस से ले रहे हो, कोई भी टीचर आपको खुद, ब्रह्मा जी भी खुद आगे बता दे, भाई साहब जब लिखोगे नहीं एग्जाम में, उसको चीज को रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो मतलब क्या रहेगा इन सबका पढ़ने का, कुछ मतलब रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। तो हमें पढ़ के जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने के बाद, एक सेकंड को ये बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ मैं, पढ़ने के बाद हमें डील कैसे करना है, ठीक है, हर एक प्रश्न से कैसे डील करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, डील करना। पढ़ के सब जाएंगे, ऐसा दिख नहीं रहा क्या, ये एक सेकंड रुकना। अच्छा, इसमें दिख नहीं रहा कुछ भी, एक काम करते हैं अपन ब्राइटनेस को ज्यादा करके देखते हैं। ठीक, अब देखेगा, अब देखेगा सब, चलो ठीक है, यहाँ देखो, हाँ देख लो एक बार। चलो एमसीक्यू तो आप कवर कर लोगे, ठीक है, एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। इसमें मुझे दिखाना है कुछ, देखो उन्होंने सैंपल पेपर में सिल्क रूट ही दिया है। अब देखो मेरी बात सुनना, इस तरह से प्रश्न बनेगा। अब प्रश्न क्या है अपना, ये देखो, ये क्या है, क्या भैया उसने पूछा है ईमानदारी से बताना, सिल्क रूट, प्लस प्रश्न पढ़ो और अंडरलाइन करना मत भूलना। एक अच्छा एग्जांपल है किसका, प्री मॉडर्न ट्रेड का। हाँ भैया, अच्छी बात है, जिससे क्या होता है कल्चरल लिंक होते हैं अलग अलग पार्ट्स में। दो एग्जांपल का समझा दो, कितना सिंपल सा पूछा यार उसने। आप समझे नहीं प्रश्न को, देखो प्रश्न डील कैसे करना है इस प्रश्न को। उसने पूछा कि वे जो सिल्क रूट है, हाँ है, उसने दुनिया को आपस में जोड़ दिया, हाउ जोड़ दिया है। अब जोड़ दिया तो उसके दो एग्जाम्पल बता दो किस कैसे जोड़ा। अब यहाँ पूछा कल्चरल जोड़ा है, गुड्स से नहीं जोड़ा है, कल्चरल। बस दो एग्जाम्पल के साथ आपको सारी चीजें समझा देनी है। जैसे मैं एक और प्रश्न आपको डील करवा लेता हूँ, देखो ये, देखो ये, a variety of cultural process play important role in the development and sense of nationalism in India। अब क्या करोगे, मैं बताऊं, अब कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने अभी आपको बताया कि भैया इंडिया में नेशनलिज्म कैसा आया, क्या क्या इसमें रोल प्ले करेगी, मैंने बताया पिक्चर्स इमेजेस वगैरह सब आपको पढ़ के जानी है। ये देखो हमने सैंपल पेपर में रख भी दिया इस प्रश्न को, सोल्ट मार्च। अब बच्चे कंफ्यूज आएंगे, सही तो पढ़ के नहीं गए हम जीवन में कभी भी, ये हम कभी पढ़ के नहीं गए। पेपर का लेवल भाई साहब ऐसा आ सकता है टफ, पेपर का लेवल आपका टफ आ सकता है। एक इफेक्टिव टूल है किसके लिए, कॉलोनियलिज्म को रोकने के लिए। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें लिखे क्या, इसमें लिखे क्या, तो उसने लिख दिया है, आपको क्या लिखना है, हाँ भैया कि हाँ सोल्ड मार्क्स एक इफेक्टिव। पहले इंट्रो आपको ये होगा, देखो हर एक क्वेश्चन में आपका एक क्या रहेगा, इंट्रो 5 नंबर का पूछा उसने, मतलब 5 नंबर का गया तो ये आपका 3 नंबर का। तो इंट्रो, इंट्रो के बाद इंट्रो यही है आपका, यहाँ सोल्ड मार्क्स ने ये काम किया, ये होगा इंट्रो आपका। इंट्रो के बाद आपका कि भाई सोल्ड मार्क्स था क्या,
महात्मा गांधी जी ने 12 तारीख को इस आंदोलन शुरू किया था, जिसमें हमें अलग अलग पार्टिसिपेंट देखने को मिला। और देखो वही तो करना है इसके अंदर इवेंट्स। इसके अंदर क्या पूछ रहा है आपसे? इवेंट। ये क्या लगता है लाइन में 3-4 स्टेटमेंट आपको बताना है, बस 3-4 इवेंट बताने हैं बस। अब अगला प्रश्न देखो, ब्रिटेन इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सडन अपहील revolution but was a result of long drawn out process। एक अजीब से केस, 4 इतने ग्रुप थे, आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और ब्रिटेन। अरे वही पूछा उसने, कोई अलग नहीं थी। मैं कह रहा हूँ ना प्रश्न को डील करना सीख जाओ बस। अब ये देखो, यहाँ देखो ये प्रश्न कितना प्यारा है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो क्या पूछा उसने? ट्रीटी ऑफ वियना। ये पूछा नहीं है ना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ना। कब हुई थी? 1815 में हुई थी। ये उसने हिंट दे दिया आपको, 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, जिसके अंदर कुछ चेंजेस किए, किसके अंदर? यूरोप के अंदर। बताओ क्या क्या चेंजेस किए गए? प्रोविजन बताने हैं आपको तो बढ़िया से डायग्राम बनाओ। चलो आंसर राइटिंग क्लास अलग से देख लेंगे अपन, है ना। उसमें बढ़िया एक डायग्राम बनाओ और बना लिया डायग्राम। उसमें देखो ट्रीटी ऑफ वियना चेंजेस। अब चेंजेस में वही है, मान लो प्रोएशिया कुछ दे दिया, ऑस्ट्रिया ने कुछ ले लिया, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ किसी तरफ। ये देखो, ये तो मैं पे छोड़ इनको। रिडक्शन हो गया। हाँ ये देखो प्रोजेक्ट टाइगर। अच्छा प्रोजेक्ट टाइगर बताना भूल गया था आपको। अच्छा ठीक है, छोड़ो 1 मिनट। मैं सोच रहा एमसीक्यू कुछ देख लूं एक बार। टफ सा नहीं दिख रहा, सब ऐसे ही है। हाँ कुछ स्कीम ही की, जितने भी स्कीम दी गई ना, देखो ने हिंट दे दिया है आपको, स्कीम पढ़ गया नहीं है। स्कीम्स मत भूल के जाना भैया, स्कीम पढ़ लेना। स्कीम भूलकर मत जाना, सारी जितनी भी स्कीम है पढ़ के जाना, स्कीम आएगी। कोई सी भी स्कीम पूछेगा उठा के, कोई सा प्रोजेक्ट उठा के पूछेगा और आपसे बताएगा बताओ क्या है। अब देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूछा है, कहां पर कौन सी क्या मेथड अपने गई है, ये देखो 4 राज्यों के नाम दे दिए उसने सैंपल पेपर में। अब उन्होंने पूछा कि वही बताओ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या मतलब रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपका सही है, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, चावल कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा के अंदर, लेकिन पंजाब के अंदर भी, लेकिन उड़ीसा में क्या है, सब्सिस्टेंस क्रॉप है। बताओ भैया कौन कौन सी जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है चावल के लिए। घुमा फिरा के पूछ रहा, पर चीज वही पूछा जो अपन यहाँ पे देखी है। चलो भैया अब ये देखो कोल वाला, मैंने बता रहा ना क्या क्या चैलेंजेस है हर एक मिनरल्स के, हर एक एनर्जी की। ये देखो पूछा उसने, पूछ लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ। अच्छा पूछा नहीं है, पूछ लिया बोलो। सैंपल पेपर में इस तरह से प्रश्न आएंगे आपके, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो पावर सेटिंग से मतलब उसने हिंट दे दिया आपको, इस तरह से पढ़ के आना है। तो मैं क्या बोलना की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब भी प्रश्न आए ना, उसको अच्छे से रीड कर लो, प्रश्न को तोड़ दो। प्रश्न क्या कर दो? पोस्टमार्टम। तो क्या होगा, प्रश्न 3-4 लाइन का आएगा, आप कंफ्यूज होगे, जैसे मैं को ढूंढ रहा हूँ 3-4 लाइन का अच्छा सा प्रश्न मिल जाए मुझे, अच्छा से 3-4 लाइन का मिल जाए तो अच्छी बात है भैया। हम्म, ये देखो ये शायद दिया है, हाँ ये दिया 3-4 लाइन का इकोनॉमिक का दिया है। एक रिसर्च कर दिए, रिसर्च होता है हाउ कि 2 लोग के रिसर्च है, एक एम और एन, ये रिलेटेड डिफरेंस है ना। एक का इंटरव्यू होता है, हाउ भैया होता है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, वही दूसरा अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है। डिफरेंस बिटवीन बताना दोनों में। ये इतना बड़ा प्रश्न है, कंफ्यूज मत होना है। और ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में डिफरेंस लिख के जाना था, ऐसे पूछने जा रहा है वो, ठीक है। चलो तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये मैप आएगा वही 3rd क्लास मैप आएगा, देखो उसमें मतलब वही 3rd क्लास को बोल रहा हूँ मैं। ये देखो ए दिया, ये बी दिया, तो आप पढ़ के जाओगे। ये कलकत्ता और गया नागपुर स्टेशन। अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, देखो मेरे पास सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, आंसर राइटिंग एक चीज और देख लो। ये मेन होती है आंसर राइटिंग करना, ये क्या होती है आपकी मेन होती है, क्यों?
बच्चे करते क्या, सुनना मेरी बात, आंसर राइटिंग करके नहीं जाते, पढ़ सब लेते हैं, आंसर राइटिंग कोई नहीं करता। तो डेली कैसे करना है, जब भी आप एमसीक्यूज करो, आप सीख गए होंगे अब तक। तो जैसे पहला एमसीक्यूज लिखा है, उसका आंसर लिखो ऑप्शन के साथ, ऑप्शन के साथ उसका आंसर लिखना। 3 घंटे मिलते हैं, मोर देन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट होता है। अब जब 3 नंबर का क्वेश्चन आते हैं तो 3 नंबर में इंट्रो के साथ एक बड़े डायग्राम बना सकते हो, स्टार्ट पार्ट जो आपको बनाना है वो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 नंबर में आपको एक चीज लिखना है, इंट्रो, जो भी वर्क के बॉडी है उसमें वो कवर करना है, लास्ट में कंक्लूजन लिखना है 5 नंबर के प्रश्नों में। अच्छा, कंक्लूजन कैसे होता है, मान लो आपने तारीफ करी तो लिख दो कि हाँ हाँ ये करने की आवश्यकता है, ये करने की जरूरत है, ये होता है कंक्लूजन लिखना, ठीक है। चलो, तो ये चीजें हमारे यहीं पर क्या होती है, समाप्त होती है आज की क्लास में। तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया, आंसर राइटिंग बता दी, किस तरह से आपको प्रश्न डील करना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो बोलेंगे बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी। अब आपको करना क्या है, वीडियो देखनी है और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना है। तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीवाई को, आंसर राइटिंग और कैसे आपको आंसर से डील करना है वो भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलो, तो हम लोग फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको 7 तारीख के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।